तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे आता है पिरामिड्स नंबर, जिसमें कि मान लो कि कितने सारे कंज्यूमर्स है, कितने सारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर है ये, और कितने कौन कौन टाइप्स के प्रोड्यूसर है। ठीक है। उसके बाद आता है पिरामिड्स ऑफ बायोम्स। बायोम्स के कल बारे में हमने बताया ही। तो बायोम्स का पिरामिड्स। फिर आता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी लेवल, जो कि 10% फॉलो होता है एक में से दूसरे में। जैसे ग्रास 100% कैलोरी है इसके पास, तो ग्रास को खाएगा ग्रास होपर तो केवल 10% एनर्जी ही मिलेगा। तुम लोग जो बकरा बकरी खा लेते हो समय तो पूरा प्रोटीन मिलेगा नहीं, उसका केवल 10% ही मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता है, जो कि ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एग्जाम में यही सिर्फ एनर्जी को ही उठा के पूछ देता है। एनर्जी का डायरेक्शन होता है, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन होता है, या एनर्जी फ्लो कितना परसेंट होता है। ठीक है। देन आते हैं हम लोग बायोकेमिकल साइकिल्स में। तो वाटर का साइकिल सबसे पहले इवापोरेशन होता है, वाष्प बन के उड़ता है, फिर वाष्प जो है एक जगह एकत्रित होता है कम दबाव कम टेम्परेचर और दबाव के कारण। फिर प्रेसिपिटेशन होता है, उसका संघनीकरण होता है, और फिर इन्फिल्ट्रेशन के रूप में बारिश या फिर आपको फॉग के रूप में भी देखने को मिलता है। कार्बन साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है? कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है, हम लोग CO2 जो है छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हमारा CO2 पेड़ पौधा लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसका छोड़ा हुआ ऑक्सीजन हम लेते हैं। इस तरह से बैलेंस होता है। फिर आते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है नाइट्रिफिकेशन के कारण, और एसिमेशन होता है, जिसमें उसका नाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो है कन्वर्ट किया गया नाइट्रोजनस का जो आयंस है उसका यूजेज होता है एमोनियोफिकेशन में, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है उसका। जो यूजेज हुआ बाकी को छोड़ करके डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा उसको रिलीज कर दिया जाता है। फिर आ जाता है बायोडिवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। ठीक है। तो जैव विविधता क्या होता है? जैसे कि भारत में बोला जाता है अनेकता में एकता, यानी भारत में कई मतलब धर्म के लोग हैं, लेकिन सब लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह। तो इसी तरह से जीवों में भी भिन्नता। ठीक है। तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए एरिया, जैसे सांप कभी पानी में रहता, कभी जो है मिट्टी में रहता, कभी कोई पेड़ पर रहता। उसी प्रकार से आपके मेंढक में पानी में रहता सांप के साथ, उसी प्रकार से मछली भी पानी में रहता। तो ये हो गया वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया, एक एरिया में अलग अलग प्रकार के निवास करने वाले जीव। लेवल ऑफ जेनेटिक लेवल जो है सबके रहते हैं, जैसे कि जेनेटिक स्पेसीज इकोसिस्टम, है ना। हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं? एरियाज रिच इन स्पेसीज, है ना। हॉट स्पॉट ये वाला हॉट मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, हॉट स्पॉट मतलब जहां पर हर एक प्रकार के प्रजाति आपको एक साथ दिखने को मिले, उसी को हॉट स्पॉट बोलते हैं, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है। तो वेस्टर्न घाट है, याद रखना। अब आता है कन्वर्जेंस, है ना। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण। एक आता है इन सीटू, जो कि स्थान पर, जैसे कि स्थान एक हमने यहाँ पर पार्क बना दिया, अब इसमें जीवों को रखते गए, है ना। तो नेशनल पार्क बनाया जाता है, जिसमें जीवों को या फिर अलग अलग प्रजातियां के पेड़ पौधे को संग्रहित किया जाता है। तो इन सीटू मतलब कोई एक स्थान बनाए हम फिक्स, और वहां पर उस चीजों को रखते गए। और दूसरा एक्स सीटू मतलब कोई भी कहीं पर हो, लेकिन उसका हम लोग बीज या फिर बोले तो जीन के रूप में इकट्ठा करते गए, है ना। मतलब वो जीव जहां है वहां छोड़ दिए, लेकिन उसका मेन चीज हम लोग इकट्ठा कर लिए, उसका सीड या फिर जीन या फिर स्पोर्स। ठीक है। और या नहीं तो उसमें से एक जीव को मेल फीमेल को उठा करके हम प्रिजर्व कर लिए अपना चिड़ियाघर बना करके। क्लियर? समझ में आया? अब आ जाओ देखते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को प्रोड्यूसर कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि पेड़ पौधा, तुम्हारे घर आके खाना मांगा है कभी पेड़ पौधा कि हमको भूख लगा दो? नहीं ना। तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस तरह से? तो यूजिंग सनलाइट और केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस।
उत्पादक वे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा की सहायता से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं या फिर कीमोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हमेशा याद रखना शुद्ध शाकाहारी के साथ साथ अपना भोजन खुद बनाने वाला इंसान है। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, जिसमें आता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स दैट मीन्स कि फोटो दैट मीन्स सनलाइट, है ना, जो सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके अपना भोजन बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि ग्रीन प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, फोटो। और ये वाला भी है साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल कहते हैं। अब आता है कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी कि रासायनिक रूप से स्वपोषी जीव। ठीक है, यूज केमिकल एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अजैविक पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करके भोजन बनाता है, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, है ना। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आपका वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आएगा क्या, बताओ। आएगा, यहाँ पर नाइट्रोबैक्टीरिया लिखा हुआ तो नहीं देख रहे हो, बताओ। फिर आता है रोल ऑफ प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में रोल क्या है प्रोड्यूसर का, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर ही होता है। प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को यानी सनलाइट लेकर के तब ना केमिकल एनर्जी यानी खाना बनाता है, तो प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। बेस ऑफ फूड चेन, है ना, सभी खाद्य श्रृंखलाओं की शुरुआत यहाँ से ही शुरू होता है। जो भी खाद्य चेन बनता है यानी फूड चेन बनता है, तो प्रोड्यूसर ही उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, याद रखना जितना भी प्रोड्यूसर होता है वो सब फोटोसिंथेटिक होता है, तो वही ऑक्सीजन का भी उत्पत्ति करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और दूसरा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है, वायुमंडल से कम करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा प्रोड्यूसर्स का। तो जो भी फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड हो गया, फिर रेगिस्तान हो गया, है ना, तो इन सब चीजों में जो भी घास फूस उगते हैं वो सब आपके प्रोड्यूसर में आते हैं, प्राइमरी में, प्रोड्यूसर में, है ना। और अगर झील में पूछ दिया कि झील में एक प्रोड्यूसर का नाम बताइए, तो आप फाइटोप्लैंक्टन या फिर एल्गी का नाम बताएंगे। महासागर में पूछ दिया तो फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, अब आते हैं कंज्यूमर, जो इसको खाएगा वही कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर। या तो हिंदी में भी बोल देते हैं उभयता वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और पोषण के लिए सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। क्लियर। तो इसमें टाइप ऑफ कंज्यूमर में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ना, प्राथमिक उपभोक्ता, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं क्या चीज को, प्रोड्यूसर को, यानी कि प्लांट, एल्गी, घास वगैरह ये सब चीज। और ये हमेशा क्या होते हैं, हार्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि हिरन, रैबिट, गाय, बकरी, बकरा वगैरह वगैरह, टिंडा, टिंडी, ग्रास हॉपर में, है ना। ऐसा नहीं कि टिंडा तो उसकी टिंडी नहीं, टिंडी भी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंडरी क्या होगा, फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहने वाला होता है वो सेकेंडरी होता है। और ये क्या हो जाएगा, हार्बीवोरस या कार्निवोरस, कार्निवोरस होगा ना, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है ना। हार्बीवोरस कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोरस है, क्यों, क्योंकि वो घास फूस खाता है। ठीक, तो ये मोस्टली कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, और ओमनिवोरस भी, जैसे कि मेंढक, स्मॉल ब्रीड,
छोटे पक्षी वगैरह, फॉक्स, लोमड़ी वगैरह, है ना, ये सेकेंडरी में आता है। सर क्या यहाँ पर शेर नहीं आएगा? नहीं, शेर आपका हैवी वाला, ठीक है, तो वो टॉप कंज्यूमर में आएंगे। नेक्स्ट आता है टेरिटरियल कंज्यूमर, सॉरी टेरिटरी मतलब तृतीयक, ठीक है। तो फीड ऑन सेकेंडरी, तीसरा क्या होगा? सेकेंडरी को खाएगा, हाई लेवल कार्निवोरस इसको बोलते हैं, जैसे स्नैक्स, लिजर्ड, बर्ड वगैरह वगैरह जितना भी है ये सब, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट और टॉप लेवल का, ठीक है, क्वाटरनरी कंज्यूमर, फीड ऑन टर्शियल कंज्यूमर्स। वो फोर्थ वाला क्या करेगा? तीसरा को खाएगा, और ये टॉप कार्निवोरस कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका? सिंह, बाघ, किलर वेल्स वगैरह ये सब आ जाएगा आपका। अब आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? सर्वाहारी जीव, फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन, हमारे जैसे दानव लोग सब जो पूरा साल मुर्गा मटन खाएंगे और सावन में छोड़ेंगे, भालू, है ना, और कौवा। तो देख रहे हो इंसान को किस चीज की गिनती, किस श्रेणी में रखा गया है? भालू, गधा के और कौवा के श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो खाते हो मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी सब, इसलिए। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कंज्यूमर का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एनर्जी का ट्रांसफर करवाना, है ना, एनर्जी को ट्रॉपिकल लेवल से स्थानित करता है। अगर मान लो घास तो डायरेक्ट शेर खाएगा नहीं, मर जाएगा बेचारा, तो इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर का इंपॉर्टेंट रोल है। हिरन घास खाएगा तभी तो हिरन को खाएगा शेर, है ना। उसके बाद पॉल्यूशन का पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर मेढक को नहीं खाएगा सांप तो फिर मेढक की जनसंख्या बढ़ जाएगी, दिन रात हर वक्त टट्टर करते रहेगा, है ना। तो अभी डर रहता है कि टट्टर मत करो नहीं तो सांप बाबा आ जाएंगे। तो इसलिए बैलेंस, पॉपुलेशन को भी बैलेंस करके रखता है, और न्यूट्रिशन साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंज्यूमर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। चलो, फॉरेस्ट में क्या क्या आएगा जल्दी से बताओ। फॉरेस्ट में प्राइमरी में क्या आएगा आपको? हिरन जो घास खाएगा, हिरन को बाघ खाएगा, बस खत्म। ग्रासलैंड में अभी हमने आपको दिखाया, घास को टिंडा टिंडी खाएगा, टिंडा टिंडी को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। क्लियर है? उसके बाद पॉन्ड में भी है, जू प्लांक्टन को स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को बिग फिश, बिग फिश को बड़ी मछली, बिग फिश। ये पॉन्ड में, तालाब में बिग फिश तक ही कंप्लीट रहने दीजिए, या फिर यहाँ पर भी आप इसको बगुला या ईगल डाल सकते हैं, या फिर बाज भी ना मछली चुरा के खा जाता है, वो भी डाल सकते हो। ओशियन में क्या हो जाएगा? स्मॉल फिश को मीडियम फिश, मीडियम फिश को शार्क खा जाएगा। अब आ जाते, जब सब खा पी के रेडी हो गया तो अब सबका मरने का इंतजार कौन करेगा? बैक्टीरिया, कि तुम लोग मरो तब हम खाएंगे। तो वो सब डिकम्पोजर कहलाता है। डिकम्पोजर आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू सिंपलर सबस्टेंस, देयरबाय रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। अपघटक वे जीव है जो मृत पौधे और जानवर को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं और पोषक तत्वों को पुनः पारिस्थितिक तंत्र में वापस पहुंचाते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिकम्पोजर में कौन कौन आता है? सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या है? सिंगल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड नहीं भाई, सेल्ड होना चाहिए, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, सिंगल सेल रखो, सही रहेगा। डेड मटेरियल को तेजी से विघटित करते हैं, एग्जाम्पल में बेसिलस हो गया, सुडोमोनास हो गया। उसके बाद फफूंद आ जाता है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, है ना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक सेल्यूलोज, लिग्निन को तोड़ते हैं। इसमें कौन कौन काम देता है? एस्पेरुलस और राइजोप्स, ये सब हो गया आपको फंगी का एग्जाम्पल। अब आता है एक्टोमेसिन, ये क्या काम करता है? ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं
जो सॉइल में डीके प्रोसेस करके सॉइल को ऊर्जावान बनाते हैं, है ना। तो इसमें क्या कौन सा आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगा। चलो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर है ना, न्यूट्रिएंट डेड मटेरियल को विघटित करके पोषक तत्वों का मिट्टी में पुनः वापस मिलाते, जितने भी कार्बनिक और कार्बनिक होते हैं उसको मिट्टी में पुनः मिला देते हैं, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बन जाती है। फिर आता है सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि अगर मिट्टी में एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगा ना, और उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी ना। फिर आता है एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम में एनर्जी का प्रवाह भी बना रहता है। कैसे बना रहता है, मिट्टी ऊर्जावान होगा तो पौधा भी अच्छा आएगा, पौधा अच्छा आएगा तो उससे क्या होगा, फल फूल भी अच्छा लगेगा, फल फूल अच्छा लगेगा तो हम लोग खा के अच्छे रहेंगे। वेस्ट मटेरियल रिमूवल, जितना भी वातावरण में वेस्ट मटेरियल आता है, डेड और डिकम्पोज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सबको क्या करता है, सड़ा गला करके खत्म करता है और वातावरण को शुद्ध रखता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस 4 चरणों में होता है। सबसे पहले क्या करता है, उसको तोड़ता है खंड खंड में, डेड मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है या टूटता है, ठीक है, किसके कारण, अर्थवर्म और इंसेक्ट के कारण। फिर आता है लिंचिंग। लिंचिंग में क्या होता है, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट जो होता है वो नीचे मिट्टी में रस कर चले जाते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक गाय मर के गिरा हुआ है, एक कुत्ता मर के गिरा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखोगे धीरे धीरे गल गल के अलग हो रहा है। फिर उसमें से जितने भी उसके लिक्विड मटेरियल है वो नीचे मिट्टी में चू रहा है, जो कि मिट्टी में चला जाता है। फिर उसका जो भी चीज़ सड़ा गला मांस वगैरह रहता है तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है, ठीक है। और डन बाय एंजाइम्स बाय बैक्टीरिया फंगस, जितना भी चीज़ रहता है धीरे धीरे देखोगे मिट्टी के रूप में बदलने लगा, उसका शरीर का लास्ट हिस्सा धीरे धीरे मिट्टी के रूप में बदलने लगता है। और लास्ट में क्या आता है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है, जो कि ह्यूमस बन जाता है। सड़ गल के देखोगे तो गोबर जब बहुत दिन के बाद गाय का गोबर हो वो सड़ के मिट्टी जैसे लगने लगता है, वैसा ही बन जाता है ह्यूमस, जिसको बोलते हैं डार्क कलर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। मिट्टी जैसा ही भुरभुरा पदार्थ देखने को मिलने लगेगा और फिर ये मिट्टी में वापस चले जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन में हमें अभी ने बता दिया कि पर्यावरण को स्वच्छ रहते हैं, पोषक तत्व का जो है प्रक्रिया बना के रखते हैं, चक्रण, ठीक है। डिकम्पोजर अगर पूछा जाएगा फॉरेस्ट के लिए डिकम्पोजर क्या क्या होता है, फंगी एंड बैक्टीरिया होता है। पॉन्ड के लिए क्या क्या होता है, तो बैक्टीरिया और फंगी होता है। सॉइल के लिए बता दिए हैं। कंपोजिट पिट के लिए, कंपोजिट खाद जो बनाया जाता है उसके लिए भी हमने बता दिया। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग एक इकोसिस्टम उठा लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं इकोसिस्टम का कि एक इकोसिस्टम में क्या रहेगा। तो व्हाट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ए नेचुरल यूनिट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ट्री, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, soils and climates all interacting with one other, ठीक है। ऑल जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। एक फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वातावरण है वहाँ का, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शंकुधारी वन होते हैं, जो कि आपको जहाँ बर्फबारी हो रहा होगा वहां दिखेगा, है ना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, अमेजन वर्षा वन में, ये याद रखना, बहुत एग्जाम्पल है, पूछा जाएगा। उसके बाद आपको आ गया टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप के वन में, ठीक है। उसके बाद आ गया शंकुधारी वाला कहाँ दिखेगा, नीडल लाइक, तो जिधर जिधर आपको बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, लाइक साइबेरियन वन में, ठीक है। स्प्रूस में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत ठंडा पाया जाता है, मूवी सब में कभी सीन दिखाया जाएगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो जहाँ पर समुद्री मिट्टी आकर के जो जमा होता है ना, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुने हो, जो गंगा किनारे, गंगा के मुहाने पर बनता है बंगाल के खाड़ी में, है ना। तो वहां पर उस सब टाइप के जो जंगल बनते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, है ना। चलो अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट रहेगा। 2 कंपोनेंट नहीं होगा तो इकोसिस्टम सरवाइव करेगा क्या, नहीं, तो एबायोटिक और बायोटिक होना ही है, कर लेगा सरवाइव।
एबायोटिक और बायोटिक। किसी भी इकोसिस्टम में दोनों चीज होना कंपलसरी है, पिछले क्लास में बताया ना, क्योंकि दोनों के बिना कोई भी इकोसिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। एबायोटिक में आपका सनलाइट आ जाता है, एयर आता है, सॉइल आता है, वाटर आता है, रेनफॉल आता है, ठीक है, टेम्परेचर आता है, तो ये सब हो गया एबायोटिक। बायोटिक में अब जिस टाइप का आपका है इकोसिस्टम, उस प्रकार के जीव पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट वाला पढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर के रूप में क्या आएगा, पेड़ आएगा, झाड़ियाँ आएगा, झाड़ी बूटी सबसे छोटका छोटका भी आएगा, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार करेगा और खाएगा, खुद में शांति से जिएगा। लेकिन अब क्या आ गया, अब आ गया बकरी, बकरी या हिरन वगैरह, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर में करेंगे। अब वो बकरी, डियर, एलिफेंट वगैरह जो है, रेबिट वगैरह क्या करेगा, उस घास को खाएगा, तो ठीक है। अब उस घास को खाने वाला इसको खा लेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि मांसाहारी होगा, फ्रॉग, स्नेक वगैरह, ठीक है। फिर टर्सरी आएगा जो इसको, फ्रॉग को, स्नेक को खा जाएगा, जैसे कि टाइगर, लायन, लिपर्ड, ठीक है। फिर ओमनिवोरस रहेगा, तो यहाँ इसको हटा दो, ओमनिवोरस को जोड़ दो, है ना, जैसे कि भालू, ह्यूमंस वगैरह। मान लो ह्यूमन वगैरह है तो लायन को थोड़ी ना खाएंगे, इससे ऊपर जो आदमी बकरी पकड़ा रहता है उसको खा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद डिकम्पोजर आ जाएगा हमारा, बैक्टीरिया, फंगी, क्यों, क्योंकि हमने बताया था फॉरेस्ट में ये दोनों पाया जाता है, ठीक है। लेयर्स ऑफ आ जाएगा, लेयर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो सबसे कितने लेयर में हम लोग बांटेंगे, लेयर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो इमरजेंट लेयर सबसे ऊपरी परत, जिसमें सबसे बड़ा बड़ा पेड़ आएगा जो कि सनलाइट को सबसे पहले प्राप्त कर लेगा। फिर आता है क्नोपी लेयर, जो कि घने पत्तों की परत, जिसका बड़का बड़का पत्ता वाला जो पौधा होता है वो। फिर क्या आता है, निम्न स्तर वाला, छत्रक स्तर वाला। फिर आता है निम्न स्तर वाला, मतलब छोटका छोटका नीचा वाला पेड़, है ना, छोटी छोटी झूड़िया, झाड़ियाँ जिसको बोलते हो। फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि वन तल, जो कि नीचा जो गिरा हुआ पत्ता वगैरह जो रहता है, नीचे में जंगल में जाओगे तो नीचे में लगेगा पत्ता गिर गिर के सतह, कितना सतह में बैठ गया, और यहीं पर आपका डिकम्पोजर नीचा में धीरे धीरे कुतर रहा होता है उस चीज को, बायोम्स बनाने में, बायोमास बनाने में लगे होते हैं। तो किसी भी पौधों में ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये चीजें होती रहती है। क्लियर है? अरे बताओ, अब ये बताओ सनलाइट, सनलाइट का कहां पर होगा, सनलाइट का जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले ऊपर वाला पौधा खींच लेगा, जो बड़ा पौधा होगा, इमरजेंट लेयर, सबसे बड़ा वाला प्लांट, बिग प्लांट, वो सबसे ज्यादा पौधा ले लेगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहेगा तो सबसे ज्यादा सनलाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके नीचे वाला, फिर नीचे वाला, और जो सबसे नीचे धरती पर होगा झाड़िया वाला, उसको सबसे कम मिलेगा ना। तो सनलाइट का जो पिरामिड रहेगा वो कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा ना। अपना तो इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, आया ना। अरे बताओ, क्या ऊपर वाला समझ नहीं आया सर, बहुत फास्ट। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या चीज नहीं समझ आया? ऊपर वाला देखो, हमने 4 लेयर में बांट दिया, ठीक है। मान लो तुम्हारा हाइट है, एक ए का हाइट है 5 फीट, बी का हाइट है 3 फीट, सी का हाइट है 2 फीट, डी का हाइट है 1 फीट, है ना, सबका फीट है। हम ऊपर से केला गिरा रहे हैं, 50 फीट या 10 फीट के ऊपर से हम केला गिरा रहे हैं। सबसे पहले कौन ले सकता है केला को? 5 फीट वाला। इससे जो बचेगा, इसके हाथ में जो आएगा, इससे जो बचेगा उसको कौन कैच करेगा? 3 फीट वाला, क्योंकि लंबाई इसका ज्यादा है। इसके हाथ से छूटेगा तो कौन कैच करेगा? 2 फीट वाला। 2 फीट से बचेगा तब किसके पास आएगा? 1 फीट वाला के पास। इसी प्रकार से जब वनों में, हाँ, वनों में जब स्थिरीकरण होता है ना, तो इसी प्रकार से अगर हम सनलाइट के देखते हैं तो सनलाइट में सबसे पहले इमरजेंट लेयर जो होते हैं ना, सबसे ऊपरी परत, जो पौधा सबसे बड़ा वाला पौधा, जो एक लाइन में सबसे बड़ा पौधा रहता है, तो सबसे ज्यादा
सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सबसे बड़ा वाला। उसके बाद जो गिरेगा तो जिसका बड़ा बड़ा पत्ता होगा वही कैप्चर कर लेगा, नीचे लाइट को नहीं आने देगा। उसके बाद भी बच गया तो किसके पास आएगा? झुग्गी झोपड़ी वाला जो नीचे नीचे झाड़ियां रहता है उसके पास सबसे नीचे पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो वहां पर पत्तों के परत बने रहते हैं, जो पेड़ पौधों से जो पत्ता गिर जाता है नीचे में, सूखा हुआ पत्ता का नहीं देखते हो? जंगल में या बांस में कभी जाते हो तो नीचे में देखते हो ना, सूखा हुआ पत्ता का एक लेयर बना हुआ है, तो उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, जहां पर उस पत्तों के नीचे डिकम्पोजर अपना काम में लगा होता है, जो कि खा पी के गलाने में। अब समझ में आया? यस सर, यस सर। चलो अब देखते हैं फूड चेन। फूड चेन तो अभी तक तो समझ ही गए होंगे ना, कि सबसे पहले प्रोड्यूसर में सनलाइट से प्रोड्यूसर जो है क्या करेगा? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। सनलाइट से प्रोड्यूसर क्या करेगा? ट्री या सर्ब्स भोजन बनाएगा तो वो किस में कौन खा लेगा? प्राइमरी वाला खा लेगा, प्राइमरी वाला से सेकेंडरी वाला खा लेगा, सेकेंडरी वाला से टर्सरी, और टर्सरी से जो टॉप लेवल का होगा, टर्सरी में अगर टॉप लेवल है तो वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कई प्रकार के फूड चेन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जीव के लिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ से होगी? पेड़ पौधे से ना। मिट्टी का कन्वर्जन कहाँ से होगा? वो जो सूखा पत्ता नीचे जमीन में पड़ा हुआ है वो सड़ गल के फिर मिट्टी को उर्वरा शक्ति बनाएगा, तो सॉइल का संरक्षण भी होगा। प्लस में हाँ, सॉइल का संरक्षण कैसे होगा? तो ये पेड़ पौधा पत्ता वाला हटा दो, पत्ता वाला एनर्जी देने के लिए हुआ। पेड़ जो है ना वो जमीन के अंदर उसका रूट रहता है, तो मिट्टी को पकड़ा हुआ रहता है, तो वहां पर मिट्टी कट के उड़ नहीं सकता है। कहीं कहीं पर देखते होंगे बाढ़ आता है तो धार के किनारे वाला जमीन कट कट के गिरने लगता है, धार में देखे हो ना, तो उसको बचाने के लिए पेड़ लगा दिया जाता है साइड साइड में, क्योंकि पेड़ जो है क्या करता है, मिट्टी के अंदर जो जड़ जो रहता है उसका, वो मिट्टी को टाइट से पकड़े रहता है। तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाता है, क्लाइमेट रेगुलेशन होता है, हैबिटेट हो जाता है, मतलब वन्य जीव के लिए रहने के लिए जगह बन जाता है पेड़ पौधा रहने से। बायोडिवर्सिटी हो जाता है, अब बहुत सारा पेड़ पौधा रहेगा तो बहुत वैरायटी के जीव जंतु रहेंगे, और कार्बन का भी अवशोषण पूरी तरह से होते रहता है। क्या सर इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता? आज शाम में, मतलब एमसीक्यू में से कैसा चीज आज शाम में टेस्ट में देख लेना कैसे क्वेश्चन आएगा। क्लियर? हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि मिट्टी क्वेश्चन सर आज टेस्ट में दे देंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वही चीज दोबारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका इकोसिस्टम समाप्त होता है, लेकिन आप लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम आपको पढ़ लेना है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपको पढ़ लेना है, ओशियन इकोसिस्टम आपको पढ़ लेना है। एनसीईआरटी में सब में बस क्या देखना है, ए बायोटिक जो रहेगा वो तो सेम रहेगा, बायोटिक फैक्टर्स जो रहेगा वो चेंज होगा, इसीलिए हम बोल रहे पढ़ लेने के लिए। केवल बायोटिक फैक्टर चेंज रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर जो है ना वो चेंज होगा, इसलिए ये सब पढ़ लेना। और आर्टिफिशियल को भी पढ़ लेना, वहां पर क्या रहेगा, बायोटिक फैक्टर चेंज रहेगा। क्लियर है?